24 जनवरी को SRO 55 आया, उसका क्या मकसद था लाने का? मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हैं, वो अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, एचएस कोड्स, क्लासिफिकेशंस उनकी दें। 709 SRO की बात की गई है कि जी 22 अप्रैल को आया। इसमें भी पहले ये FMCG पे एप्लीकेबल हुआ था। टैक्स लोग तो देते हैं, जब भी तादाद पूरे होते हैं। जो दिए जा रहे हैं उन लोगों, वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं दे रहे और जो उस मारात में नहीं आ रहे, इतना भी आप बिजनेस करें, उस बिजनेस के ऊपर जो टैक्स आपका बनता है आप गवर्नमेंट को दें और गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करे। टियर 1 के लिए भी 17 फरवरी को फिर इनको नोटिस 169 लाने का क्या मकसद था? उसको पेनलाइज किया जाएगा सेक्शन 33 के तहत, उस पर पेनल्टीज लगेंगी, उस पर और बहुत सारी चीजें आएंगी। 164 SRO आया 17/2 को। जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हुई है इस अवाम के लिए कि जी ये आ जाएं आ जाएं आ जाएं, क्या उतनी मराहत मिली? भाईजान, हमारा काम टैक्स लेना है, सहूलत फराम करना नहीं है। हमने तो फिर SRO 14 मार्च को भी हमने आपको दिया 364 का। 22-24 साल के अंदर कि वो हमारी बात से इत्तेफाक कर जाएं या हम उनकी बात से इत्तेफाक कर जाएं। FBR ने जनवरी से लेके अभी तक जितने भी SRO सेल्स टैक्स की सूरत में निकाले हैं वो मॉनिटरिंग और सिर्फ मॉनिटरिंग। IMF का काम तो रिटर्न बनाना नहीं है। ये काम तो हमारे जितने भी ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो गाइड कर रहे हैं इनको, उनका काम है इनको गाइडेंस देना। रिकवरीज के हवाले से आप FBR देख लें, मार धाड़ हो रही है, 38 लग रहे हैं, टेबल पे डिसीजन हो रहे हैं। आज तक जो मैनुअल 90 दिन में जो फैसला कमीशन करता था, आज तक कोई डी रजिस्ट्रेशन का फैसला हुआ है? सर मेरी प्रैक्टिस में तो नहीं हुआ अभी तक। वैसे तो हर चीज सर IRS पे अवेलेबल है, अब हम करना ना चाहें हमारे पास 10,000 बहाने हैं। 22 अप्रैल को एक SRO आया था 709, तो उसको क्या लाने का मकसद था फिर इनका? फेक फ्लाइंग इनवाइस और इसके हवाले से जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं उसको रोकने के लिए 709 SRO के अंदर उन्होंने ऑल रजिस्टर्ड की बात की है। अच्छा, इसका पर्पस ये है जो बेचारे कोशिश कर रहे हैं FBR नहीं हो रहे वो भी हो, वो भी पैसा दें हमें, हम कुछ करें ना करें ये मैटर नहीं करता। अच्छा आसम साहब, 24 जनवरी को SRO 55 आया, उसका क्या मकसद था लाने का, उसका अब तक फायदा क्या हुआ? बहुत शुक्रिया इसके लिए। SRO 55 लाने का पर्पस ये था कि जितने भी मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हैं, वो अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, एचएस कोड्स, क्लासिफिकेशंस उनकी दें, यूनिट की मेजरमेंट दें। अगर कोई ऑयल सेक्टर से है वो लीटर्स में काम कर रहा है, अगर वो केजीज में काम कर रहा है, अगर वो पीसीज में काम कर रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी बताएं, वैल्यूज बताएं। अच्छा, इस सारे पर्पस को लाने का मकसद क्या था? जैसे भट्ट साहब ने कहा कि नेगियर जे जो होता है वो रिफ्लेक्शन होती है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। अब हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट भी हो रही होती हैं, लोकल भी परचेज हो रही होती हैं, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड जो है वो अप टू द मार्क नहीं होता। जब भी FBR से इस बात पे प्रोसीडिंग्स होती हैं तो कभी भी ऐसा कभी कोई फैसला सामने नहीं आया हमारी नज़र में पिछले 22-24 साल के अंदर कि वो हमारी बात से इत्तेफाक कर जाएं या हम उनकी बात से इत्तेफाक कर जाएं। इसीलिए लिटिगेशंस चलती हैं, इसीलिए कमिश्नर अपील्स बैठे हैं, इसीलिए ट्रिब्यूनल बैठा है, इसलिए हाई कोर्ट और आगे सो एंड सो। बट द थिंग इज, आपका लाने का पर्पस क्या है? वही बात है कि जितना भी आप बिजनेस करें, उस बिजनेस के ऊपर जो टैक्स आपका बनता है आप गवर्नमेंट को दें और गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करे फ्रॉम डिफरेंट मेजर्स के साथ, जिसमें रोड्स हैं, जिसमें आपकी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड हैं। जब वो हुकूमत भी करती है, लेकिन टैक्स लोग तो देते हैं, जब भी तादाद पूरे होते हैं ना आसम साहब। जो दिए जा रहे हैं उन लोगों, वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं दे रहे और जो उस मारात में नहीं आ रहे, ये जो 709 SRO की बात की गई है कि जी 22 अप्रैल को आया, इसमें भी पहले ये FMCG पे एप्लीकेबल हुआ था। जो 29 जनवरी को आया था, 29 जनवरी को आया था। 69 SRO जो है वो FMCG पे आया और उन्होंने ये कहा कि यार ये सिर्फ लोग जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उन पे एप्लीकेबल होगा। बट समहाउ उनका जो टारगेट था FBR का और जो चीज़ें थी एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। अब उन्होंने 709 SRO ला के ये कहा कि जी तमाम रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, रेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, एक डेट मुकर्रर कर दी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि ये 1 महीना भी थोड़ा इसके लिए, जैसे 4 कंपनीज हैं, पराल हो गया कि EY हो गई, 2 सॉफ्टवेयर हाउस हैं। अब ये डिसीजन होना है कि वो किन किन के काम करने हैं, किन के नहीं करने हैं, फीसिस क्या होंगी, किस तरह से लिया जाएगा। कोड बाकायदा एलोकेट होते हैं, उस कोड के ऊपर जाके आपकी डिजिटल इनवाइसिंग होगी। देखें पर्पस क्या है, अगर आप उसकी तकरीर पढ़ें, उसकी तमहीद पढ़ें तो उसमें यह मेंशन किया गया है कि तमाम
तमाम लोग इनवाइस करें। जी जी, पीओएस जो था वो थोड़ा लो लेवल पे था, पीओएस शॉप लेवल पे था, पीओएस रिटेलर लेवल पे था। नहीं, वो था रिटेल के ऊपर। टीयर 1 एक्चुअली डेफिनेशन है रिटेलर की, कि आपने जितने भी रिटेलर हैं वो पीओएस इंटीग्रेट करें। उसकी उन्होंने वजाहत बयान की, कौन कौन करेगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड वाला करेगा, एसी वाला करेगा, शॉप की मेजरमेंट दे दी कि ये करेगा। बट ये उन्होंने तमाम पे लगा दिया है, तमाम मैन्युफैक्चरर, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर, तमाम रिटेलर, होलसेलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर। मैं बड़ा हैरान हूँगा कि अगर शालमी और अनारकली और सुबा बाजार, रंगमहल जैसे लोग भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे, इट विल बी सरप्राइज फॉर सर, इट विल बी सरप्राइज फॉर मी, नॉट मी। टीयर 1 के लिए भी 17 फरवरी को फिर इनको नोटिस 169 लाने का क्या मकसद था? सर वो मकसद ये था, एक तो हमारी तादाद बढ़ जाए और कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट तो होना ही था। सर देखें, पीओएस के आने से जब इनवाइसिंग हो जाए, और उसका भी उन्होंने ये किया कि अगर किसी की 3 दिन डी लिंक रहेगा सॉफ्टवेयर विद एफपीआर, उसका ऑडिट होगा, उसको पेनलाइज किया जाएगा सेक्शन 33 के तहत, उस पर पेनल्टीज लगेंगी, उस पर और बहुत सारे चीजें आएंगी। लेकिन सर ये सारा कुछ कर, देखें 164 पेनल्टीज बार बार फिर उनको बढ़ाया भी गया, कम भी किया गया। जी, फोकस करना था कि ये मैंडेटरी किया जाए पीओएस को। 164 एसआरओ आया 17/2 को, लेकिन इसके बावजूद भी देखें जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जितने भी पर तोले गए हैं इस अवाम के लिए कि जी ये आ जाएं आ जाएं आ जाएं, क्या उतनी मराहत मिली है? क्या उतनी फैसिलिटेशंस आई हैं? मेरे सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं, ये खुद बताएंगे कि जी कोई फैसिलिटेशंस नहीं लाई गई। भाईजान, हमारा काम टैक्स लेना है, सहूलत फराम करना नहीं है। हमने तो फिर एसआरओ 14 मार्च को भी हमने आपको दिया 364 का जनाब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के लिए। अब एफबीआर ने जनवरी से लेके अभी तक जितने भी एसआरओ सेल्स टैक्स की सूरत में निकाले हैं, वो मॉनिटरिंग और सिर्फ मॉनिटरिंग, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस पे हों, चाहे वो सर्वेलेंस पे हों, चाहे वो टीयर 1 पे हों, चाहे वो 55 का नाम दिया जाए उसको, या चाहे वो 709 का एसआरओ दिया जाए। मुझे कोई एक बता दें जिसमें ये कही गई हो बात कि यार ये इनपुट भी ऐड हो गया है, ये इनपुट भी ऐड हो गया है, ये फैसिलिटी भी मिलेगी आपको, कुछ भी नहीं है। कैमरे भी लगाए जाएंगे पर आपकी प्राइमिसेस पे। जी, जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उन सब पे 364 एसआरओ 14 मार्च 2025। अब तो आपको कोई चीज भी नहीं, अब नेगेटिव C1 निकाल दिया, 578 एसआरओ 8 अप्रैल 2025 को आया। उसने कहा जनाब कि अब आपने मुझे नेगेटिव C1 के अंदर बायर की डिटेल देनी है, इनवाइस का रेफरेंस देना है, अमाउंट जो रिसीव कर रहे हैं, चाहे बिट्स एंड पासिस में पीसेस में आपके पास आ रही है। जी, यू हैव टू मेक श्योर कि यू एंटर्ड एवरीथिंग इन द रिटर्न जो इस वक्त मौजूदा चल रही है। मेरा ख्याल है कि सर वहाँ पे जो इनको गाइड कर रहा है रिटर्न के हवाले से, अल्लाह करे कि वो खुद भी रिटर्न बनाता हो। IMF का काम तो रिटर्न बनाना नहीं है सर। देखें, ये काम तो हमारे जितने भी ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो गाइड कर रहे हैं इनको, उनका काम है इनको गाइडेंस देना। बट नहीं, अगर IMF का वो टैक्स चोरी को रोकना, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को रोकना काम था, तो फिर तो उन IMF को ये भी पता होना चाहिए स्मगलिंग कितनी है इसमें, स्मगलिंग को फिर रोक ले, फिर तो इनकी जरूरत नहीं थी। IMF का रोल क्या होता है? आप IMF को समरी पेश करते हैं कि हम इस मद में ये ले आएंगे, इस मद में ले आएंगे, बिजली में ये आप हमारी तवानाई पैसा लेके आएगी, पेट्रोलियम ये लेके आएगी, एफबीआर ये लेके आएगा। इस वक्त देखें, कर्जा लेना कहानी तो सुनानी पड़ती। सर देखें, मेरी बात सुने, अभी भी रिकवरीज के हवाले से आप एफबीआर देख लें, मार धाड़ हो रही है, 38 लग रहे हैं, टेबल पे डिसीजन हो रहे हैं। क्या कोई ऐसा काम आपको नजर आ रहा है कि आप खुद कहें कि यार हाँ हमने ये सिस्टम डेवलप कर दिया, इतने लोग आ गए हैं, हमें ये 100 रुपया इकट्ठा हो रहा है। आप उस 100 रुपए के लिए जो जैसा जहां भी चाह रहे हैं आप कर रहे हैं, किसी को ईजनेस तो नहीं दे रहे आप तो किसी की प्रेमिसेस पे जाके आप, ठीक है एफबीआर ने राइट्स दिए हमें कि आपको लगे कुछ सस्पिशियस है, अगर आपके कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा खड़े हो गए हैं तो आप किसी को नोटिस करें, आप उसको पूछें ना कि उसकी प्रेमिसेस पे जाके सारा कुछ ले आएं और उसके बाद कहें जी बैठ के आप डिस्कस कर लें और 3 दिन में डिसाइड करें। अच्छा, पहले इसमें डी रजिस्ट्रेशन के रूल नंबर 11 में उन्होंने डी रजिस्ट्रेशन का लाया। पहले मैनुअल 90 दिन में वो फैसला कमीशन कर देता था डी रजिस्ट्रेशन का, अब ऑनलाइन कर दिया, 60 दिन में फैसला होगा। सर इन्होंने रूल 11 के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा क्या सारा कुछ
कुछ मॉडिफाई कर दिया, उन्होंने कहा जी अब आपका इनपुट भी रुक जाएगा, रिफंड भी नहीं आप ले सकेंगे, 60 दिन में फैसला करेगा, और अगर प्रोसीडिंग आप पूरी नहीं करेंगे तो आप पे ये भी होगा, आपका वो भी होगा। लेकिन इस बात की उन्होंने कहा कि मैनुअल जो है अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, थ्रू ऑनलाइन चैनल आप आए, आपको प्रॉपर मैनेज किया जाएगा। अभी फिलहाल चूंकि कोई हुई नहीं है इस तरह की। क्या आज तक जो मैनुअल 90 दिन में जो फैसला कमीशन करता था, आज तक कोई डी रजिस्ट्रेशन का फैसला हुआ है? सर मेरी प्रैक्टिस में तो नहीं हुआ अभी तक। ऑनलाइन किस तरह कर सकेंगे? देखें वैसे तो हर चीज़ सर आयरस पे अवेलेबल है, अब हम करना ना चाहें हमारे पास 10,000 बहाने हैं। आसम साहब, आज एक नोटिफिकेशन हुआ जिसमें भट्ट साहब ने बताया था, जिसमें 1 माह की तोसी होगी, लेकिन इससे पहले 22 अप्रैल को एक वो SRO आया था 709, तो उसको क्या लाने का मकसद था फिर इनका? सर वो तो लाया इसलिए गया है कि आपकी फेक फ्लाइंग इनवाइस और इसके हवाले से जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, जिसका 73 वैसे तो वाज़े तौर पे सेल्स टैक्स के अंदर मौजूद है, उसको रोकने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट को, लेकिन ये है कि जो भी इसमें मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, हर सब कुछ इसमें डाल दिया गया है। 709 SRO के अंदर उन्होंने ऑल रजिस्टर्ड की बात की है। अब उसमें वो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, व्हाट्सएवर ही इज रजिस्टर्ड इन एनी कैटेगरी इन सेल्स टैक्स, ही मस्ट इशू द digital invoice with the licensing of 4 companies, Pral, EY and 2 other software houses। वो उसके अंदर मजबूर है कि अब उसको वो डिजिटल इनवाइस करनी ही करनी है, ताकि वो अच्छा इसका पर्पस ये है कि जो नहीं रजिस्टर्ड हो रहे वो भी हों, जो बेचारे कोशिश कर रहे हैं FBR नहीं हो रहे वो भी हों, वो भी पैसा दें हमें, हम कुछ करें ना करें ये मैटर नहीं करता। सेल टैक्स की रिटर्न अगर नील की फिल करनी है, आपको कमिश्नर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर कमिश्नर इजाज़त देता है तो C और D की आपको एग्जाम्पशन होगी, बाकी रिटर्न आपको देनी पड़ेगी सारी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, देनी पड़ेगी, जो आप कह रहे हैं ऐसे ही है। इसीलिए कि पहले सेल्स भी हो रही थी, परचेज भी हो रही थी उनके ख्याल में, और लोग नाल की रिटर्न फाइल कर देते थे। सारे मुद्दे का हम या तो किसी को एतमाद कर लें या किसी के बन जाए या किसी को बना लें। सेल टैक्स मिश्रा भट्ट साहब ने भी कहा था सेल तो सिंगल डिजिट पे ले आए, आप इन सारे झंझट को खत्म कर दें। सर वैसे तो इंडिया भी ये कर ही रहा है, दुबई में टॉप दुबई, उसमें भी वैट सिस्टम है। चले हम ये कह रहे हैं कि अभी तो वो ग्रो कर रहा है ना सर, 2 साल 3 साल हुए सिस्टम को आए हुए, 17 साल हमारी भी उम्र हो गई है, हम भी ग्रो ही कर रहे हैं अभी। सर हमें समझ नहीं आ रही एक्चुअली पॉइंट ऑफ टॉपिक है क्या, हम पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है हमारा, हम इनको लेके आए निज़ाम को। असल में जब हमने देना कुछ नहीं है पब्लिक को, तो फिर मांगी जाना तो पब्लिक भी रजिस्ट करेगी ना, नहीं रजिस्टर्ड होगी। बात 3-4 प्रोग्राम में व्हाट्सएप के साथ मैंने पहले भी किया था, ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी कि अगर हम सिंगल डिजिट पे आ जाएं तो सारे मामले ही खत्म हो जाएंगे। मोहम्मद आसिम साहब, आपको बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी सेल टैक्स पे और जनरल इश्यूज पे जो हमने गुफ्तगू की। आज के जो प्रोग्राम का रिजल्ट था वो ये था, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने सिमत का तयन करें, अपने टारगेट का तयन करें, आपका टारगेट क्या है, आपने पहुंचना क्या है, अपनी सिमत का तयन करें, रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा अगर आपकी नीयत सही होगी। ये पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, अवाम भी खुशहाल होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।